नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, कल के वीडियो में हम अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कल बच्चों धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया किस प्रकार होती है, इस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम में अगर उसका जो चौथा जो पॉइंट था, अम्ल एवं क्षारकों में परस्पर क्रिया का होना, तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। बच्चों, अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षारक, आगे तीर का निशान लगाएं, लवण और प्लस जल। बच्चों, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और एक उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, मन में एक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं? मन में एक बात आती है कि एक प्रयोग के द्वारा अगर ये समझा जाए कि क्या अम्ल और क्षार एक दूसरे से जब रासायनिक क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम इसे एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। अभी मैं मौखिक रूप से आपको उस प्रयोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि विद्यालय खुल नहीं रहे हैं। अगर विद्यालय खुले होते तब तो हम प्रयोगशाला में जाकर के इस प्रयोग को कर सकते थे, लेकिन मौखिक रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों, एक परखनली में अगर हम 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल ले लें और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में 2 बूंद फिनोल्फथैलीन विलयन की डाल दें, तो बच्चों ये जो फिनोल्फथैलीन विलयन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। तो बच्चों, इस गुलाबी रंग से ये पता लगता है कि वह क्षार है। अब इस विलयन में हम ऐसा करेंगे कि 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालते हैं, तो ये गुलाबी रंग समाप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। जब ये गुलाबी रंग गायब हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय है। बच्चों, एक बार मैं पुनः आपको समझाऊं कि एक परखनली में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेते हैं और उसमें 2 बूंद फिनोल्फथैलीन विलयन की डालते हैं, तो विलयन जो है वो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, जिससे ये पता लगता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है। अब बच्चों, अगर इसी विलयन में पुनः हम 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी डाइल्यूट HCl की डाल दें, तो हम देखेंगे कि इसका जो गुलाबी रंग है वो गायब हो जाता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि इसकी क्षारीय प्रकृति कम होती जा रही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड व जल का निर्माण करते हैं। बच्चों, अब यदि इस विलयन में ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें और डाल दें तो हम देखेंगे कि गुलाबी रंग फिर से आने लगता है। चूंकि गुलाबी रंग फिर से आ गया तो इसका अर्थ ये है कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं। इस प्रयोग में जो
हमने रासायनिक अभिक्रिया कराई है उसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं NaOH प्लस HCl, आगे तीर का निशान लगाएं तो NaCl और प्लस H2O। दूसरी अभिक्रिया है 2KOH प्लस H2SO4, आगे तीर का निशान लगाएं K2SO4 प्लस 2H2O। बच्चों इसी से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि इम्तहान में कभी कभी प्रश्न इस तरीके से आता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमको यही लिखना है। तो मैंने नोट्स में भी इसको लिखने का प्रयास किया है अलग से, क्योंकि एक अच्छा प्रश्न है जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ जाया करता है। तो उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है उसको इस तरीके से हम परिभाषित कर देंगे कि अम्ल तथा क्षार के मध्य अभिक्रिया से जो लवण तथा जल बनते हैं इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। नीचे एक अभिक्रिया लिख देंगे, क्षार प्लस अम्ल, तीर का निशान लगाएंगे, लवण प्लस जल। और 2 उदाहरणों के तौर पे जो अभी 2 अभिक्रिया हमने जो ऊपर लिखी थी उन्हीं अभिक्रियाओं को हम इसमें दे देंगे। NaOH प्लस HCl, इससे जो बनता है वो NaCl प्लस H2O, और दूसरी अभिक्रिया 2KOH प्लस H2SO4, आगे तीर का निशान K2SO4 प्लस 2H2O। बच्चों उसी क्रम में अगला जो बिंदु है अब हम उस बिंदु पर चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया कैसे होती है। तो बच्चों अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराने पर ये अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया की तरह लवण और जल ही बनाते हैं। चूंकि क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। तो बच्चों इससे निष्कर्ष निकलता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षार होते हैं जो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे हम एक साधारण सी एक अभिक्रिया के रूप में नीचे लिख देंगे, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, आगे तीर का निशान लगा देंगे, लवण प्लस जल। इसी क्रम में बच्चों इसके अगले बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। बच्चों अधात्विक ऑक्साइड क्षारकों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। चूँकि क्षार और अम्ल की क्रिया से लवण और जल बनता है तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्ल होते हैं। इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हम नीचे दे देंगे। इस तरीके से है रासायनिक अभिक्रिया के CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, आगे तीर का निशान लगा करके लिख देंगे CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, प्लस है H2O। बच्चों अब इसके बाद नया टॉपिक लेते हैं कि अम्लों और क्षारकों में समानताएं किस प्रकार से होती हैं। तो बच्चों सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्लीय विलयन विद्युत धारा का चालन करता है, जिसका कारण ये होता है कि अम्ल में जो हाइड्रोजन धन आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। जबकि क्षारीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन धनायनों का अभाव होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन धनायन उपस्थित होते हैं वे सभी यौगिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक क्रिया किस प्रकार से करते हैं। बच्चों हाइड्रोजन धनायन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते।
लेकिन यदि जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन धनायनों के रूप में स्वतंत्र रह सकते हैं, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो अम्ल हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं। इसके लिए एक अभिक्रिया हम नीचे इसमें लिखेंगे बेटा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के बिना बात कुछ अधूरी लगती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरीके से लिखेंगे, HCl प्लस H2 आगे तीर का निशान लगाएंगे, H3O धनायन और प्लस Cl, इसे नीचे हम इंगित कर देंगे कि H धनायन प्लस H2 और तीर का निशान लगाएंगे H3O धनायन। बच्चों ये जो H3O धनायन है ना, इसको हम हाइड्रोनियम बोलते हैं। जब बच्चों जो पानी है H2O वो कंबाइन करता है हाइड्रोजन आयन से, तो ये हाइड्रोनियम आयन यानी H3O धन का निशान ऊपर लगा देते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। बच्चों ये आयन है, कोई कंपाउंड नहीं है ये। तो बच्चों अब हम एक दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि क्षारकों को जल में घोलने पर जो अभिक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। यानी क्षारकों को जब हम जल में यानी क्षारों को जल में घोलें तो किस तरह की अभिक्रिया होती है। बच्चों क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। बेक्षारक जो जल में घुल जाते हैं अर्थात घुलनशील होते हैं, वही क्षार कहलाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते। बेक्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। बच्चों ये जो क्षार हैं ये साबुन की तरह स्पर्श होते हैं। हम लोगों को इनको छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। चूँकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि अम्ल प्लस क्षारक, आगे तीर का निशान लगाएंगे और आगे हम लिख देंगे लवण प्लस जल। बच्चों जल में अम्ल क्षारक मिलाने पे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं जल में तो बहुत सारी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और इस पूरे सिस्टम को, पूरे प्रक्रम को ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। बच्चों दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि जल में अम्ल या क्षार को मिलाया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये मन में एक प्रश्न उठता है कि जब जल में अम्ल या क्षार मिलाया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या। तो इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग प्रयोगशाला में कर सकते हैं। बच्चों मैं उसको आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बीकर ले लें। बीकर बच्चों कांच का होता है, बीकर गिलास जैसी आकृति का होता है, गिलास से थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है। बीकरों का इस्तेमाल प्रयोगशालाओं में होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बीकर के बारे में अभी नहीं जानते होंगे कि वो, क्योंकि 9th में तो कभी प्रयोगशाला में गए ही नहीं बच्चे। तो ये एक कांच का गिलास जैसी आकृति का होता है जिसे हम बीकर कहते हैं। बेटा इस बीकर में हम 10 ml, लगभग 10 ml के बराबर थोड़ा सा जल लेकर के इसको धीरे धीरे हम हिलाते हैं
और धीरे-धीरे इस जल को हिलाते हुए इसमें कुछ अम्ल या क्षार की बूंदों को डालते हैं। तो जब इस पानी के अंदर यानी इस जल के अंदर जब अम्ल अथवा तो क्षार की जो बूंद उसके अंदर जाएंगी तो धीरे-धीरे हम देखेंगे कि कांच का जो बीकर है वो गर्म होने लगता है। तो इससे ये पता लगता है कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हम कह सकते हैं। बच्चों, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है। तो आयनों की संख्या में जब कमी आती है तो इसलिए हम इस प्रक्रिया को ये कह सकते हैं कि डाइल्यूशन हो रहा है, या हम ये कहें कि इस प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहते हैं, जिसको हिंदी में तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल या क्षार डाइल्यूट होते हैं यानी तनुकृत होते हैं, और इसको दो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम प्रदर्शित कर देंगे। नीचे रासायनिक अभिक्रियाएं इस तरीके से लिखेंगे, NaOH और तीर का निशान लगा देंगे, उसके ऊपर H2O यानी ये जल की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, और आगे तीर के निशान के आगे Na धन आयन और प्लस OH ऋण आयन, और इसी प्रकार से नीचे दूसरी अभिक्रिया भी एक दे सकते हैं हम, KOH और आगे तीर का निशान, उसके ऊपर H2O हम लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अभिक्रिया पानी के साथ ही होती है, पानी की उपस्थिति में होती है, और इससे जो बनने वाला है वो K धन आयन और प्लस OH ऋण आयन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्षारकों को जल में घोलने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, और इसमें एक छोटा सा प्रयोग भी मैंने आपको समझाया। तो बच्चों, आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काम पर्याप्त है। ये सारे जो नोट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपको ये नोट्स जो है एक PDF फाइल के द्वारा चैप्टर के समाप्त होने पर आपको मिल जाएंगे। तो इन नोट्सों को आप कॉपी में उतार लेंगे और इनको ढंग से आप याद करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आज ये टॉपिक बंद करूँगा। एक बार पुनः आपसे ये कहूँगा, घर से बाहर आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। घर से बाहर निकलने का अर्थ है कि आप अपने परिवार के लिए ऐसी समस्याएं ला सकते हैं जिसका निवारण करना बहुत मुश्किल है। इस समस्या से बचने की आवश्यकता है, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, घर पर भी आप साबुन से हाथ धोते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, और घर के अंदर रह करके जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको विधिवत रूप से आप पढ़ते रहेंगे। नमस्कार बच्चों।